रूस की विदेश नीति में हम देखेंगे कि रूस का अन्य देशों के साथ संबंध, रूस और राष्ट्रकुल। (1991) को कजाकिस्तान की राजधानी अल्यातक में पूर्व सोवियत संघ से अलग हुए 12 में से 11 गणराज्यों जॉर्जिया को छोड़कर ने एक समझौते पर हस्ताक्षर करके स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल की स्थापना की। लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में इन गणराज्यों ने राष्ट्रकुल की टीम के रूप में भाग लेकर एकजुटता प्रदर्शित की। यद्यपि राष्ट्रकुल एक ढीला ढाला संगठन है तथा इसमें शामिल राष्ट्रों में आपस में व्यापक मतभेद है, तथापि बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राष्ट्र बना रहा। इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों के साथ अपने विवादों का समाधान करने की दिशा में तत्पर रहा। (1991) को जब एक समझौते पर हस्ताक्षर कर राष्ट्रकुल की जो स्थापना हुई, उसमें वो जो समझौते थे उनकी मुख्य बातें ये थी कि 11 गणराज्यों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का स्थान रूसी गणराज्य को दिए जाने की सिफारिश की। सभी 11 गणराज्य राष्ट्रकुल के सह संस्थापक सदस्य माने जाएंगे और उनके समान अधिकार होंगे। 11 गणराज्य स्वतंत्र सार्वभौमिक गणराज्य होंगे और उनकी वर्तमान सीमाओं को मान्यता प्राप्त होगी। (31 दिसंबर तक के लिए एक संयुक्त सैनिक कमान होगी, जिसके बाद एक स्थायी कमान का गठन किया जाएगा। परमाणु अस्त्रों पर सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का नियंत्रण होगा। तो हमने देखा कि उन्होंने राष्ट्रकुल की स्थापना कर कुछ समझौते भी किए जो आगे जाकर उनके लिए महत्वपूर्ण रहे। इस प्रकार रूस और राष्ट्रकुल आर्थिक नीति, परंपरागत संयुक्त सशस्त्र नेताओं का नियंत्रण और राष्ट्रकुल के चार्टर को स्वीकार करना आदि महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में रूस इस संगठन का सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राष्ट्र बना रहा तथा इस संगठन के सदस्य राष्ट्रों के साथ अपने विवादों का समाधान करने की दिशा में भी तत्पर रहा। उसने यूक्रेन के साथ काला सागर में स्थित सोवियत जहाजी बेड़े के बंटवारे के प्रश्न को हल करने के इस विवाद को समाप्त करने में सफलता अर्जित की। (1 सितंबर 2004 को चेचनिया आतंकवादियों ने रूस में आतंक मचा रखा था और
राष्ट्रपति पुतिन ने स्थिति पर नियंत्रण रखा। ये तो थी रूस और राष्ट्रकुल की बात। अब हम चर्चा करेंगे रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। बोरिस येल्त्सिन की शक्ति का मुख्य आधार उनको निरंतर दिया जाने वाला अमेरिकी समर्थन रहा है। पूर्व सोवियत संघ में मिखाइल गोर्बाचोव के विरुद्ध याना ने और उसके समर्थकों द्वारा की गई क्रांति को विफल करने में रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन की भूमिका से अमेरिका अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसने बोरिस येल्त्सिन को गोर्बाचोव से अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया। इस अमेरिकी समर्थन ने बोरिस येल्त्सिन के मनोबल में वृद्धि की और वे पूर्व सोवियत संघ के आंतरिक मामलों में सशक्त भूमिका निभाने लगे और पूर्व सोवियत संघ के विघटन के बाद बोरिस येल्त्सिन रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति बने। उन्होंने सत्तारूढ़ होते ही अनेक अवसरों पर स्पष्ट किया कि अगर अमेरिका और अन्य पाश्चात्य देशों ने उनके देश की आर्थिक सहायता नहीं की तो स्थितियां बेकाबू हो जाएगी तथा पुनः साम्यवादी तत्व हावी हो जाएंगे। तो अमेरिका ने बोरिस येल्त्सिन को लोकतांत्रिक शक्तियों का प्रतीक समझकर रूस में लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखने और साम्यवाद को पुनः नहीं उभरने देने के लिए पर्याप्त रूप से आर्थिक सहायता प्रदान की। 3 बातों से, एक तो ये कि उसको लोकतांत्रिक शक्ति का प्रतीक समझा और दूसरा कि रूस में लोकतंत्र की स्थापना हो और वो निरंतर जारी रहे और तीसरी बात कि साम्यवाद वहाँ पर पुनः वो नहीं उभरे। इन तीनों शर्तों के आधार पर उसने अमेरिका ने येल्त्सिन को आर्थिक सहायता प्रदान की। जॉर्ज बुश और क्लिंटन दोनों ने येल्त्सिन की नीतियों का समर्थन किया। अब रूस के प्रति अमेरिका की विदेश नीति इस मूल धारणा पर आधारित थी कि अगर बोरिस येल्त्सिन को समय पर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की गई तो कठिनाइयां बढ़ जाएगी और रूस में पुनः साम्यवाद का पुनरागमन हो जाएगा और जब रूस में साम्यवादी तत्वों का उभरने लगेगा तो अमेरिका के लिए एक फिर से नई चुनौती हो जाएगी। तो अमेरिका रूस में साम्यवाद तत्वों को नहीं उभरने देने के लिए ये सोचने लगा कि येल्त्सिन तथा साम्यवादियों के बीच संघर्ष हुआ तो अमेरिका ने खुलकर येल्त्सिन का समर्थन देगा या दिया। इतना ही नहीं, उसने बोरिस येल्त्सिन को अपदस्थ करने वाले किसी भी प्रयास को वह सहन नहीं करेगा, ऐसा उसने चैलेंज कर दिया, चुनौती दे दी। अमेरिका द्वारा बोरिस येल्त्सिन को दिए गए इस समर्थन का परिणाम यह हुआ कि अन्य पाश्चात्य देशों ने भी उसके प्रति समर्थन को दोहराया। तो इस समर्थन के कारण बोरिस येल्त्सिन साम्यवादियों की सशक्त चुनौती को कुचलने में सक्षम हो गया और अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने लगा। रूस और अमेरिका के संबंधों में निरंतर विकास होता रहा। G7 का जो संगठन था उसमें भी रूस को ज्वाइन करवा के या रूस को सदस्यता देकर 1998 में जोड़कर उसे G8 का सदस्य भी उसको बनाया गया। अब अमेरिका रूस को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र नीति का अनुसरण करने से रोकने के लिए उस पर दबाव डालता रहा। जब रूस ने भारत को क्रायोजेनिक इंजन सप्लाई करने का समझौता किया तो अमेरिकी दबाव के कारण उसे इस सौदे को रद्द करना पड़ा। तो अमेरिका नहीं चाहता था कि रूस और भारत के मध्य कोई आणविक समझौते हो। अमेरिका इस बात से भयभीत था कि यदि यहाँ पुनः साम्यवाद की स्थापना हो गई
तो अमेरिका का कठिनाइयाँ जो है वो उभर कर फिर से आ सकती हैं। अगला वीडियो में हम इसकी करंट पे चर्चा करेंगे।